गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है ये है सुपर कंडक्टिविटी पर बेस्ड। सो जो भी थ्योरी इन्वॉल्व होगा पर क्वेश्चन उसको भी हम लेकर के चलेंगे साथ साथ, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे 2015 से 2023 तक के। इससे पहले हमने मेटल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए थे, और आज का ये लेक्चर बेस्ड है सुपर कंडक्टर्स पर। अच्छा, अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अगर छूट रखा हो, जहाँ से क्वेश्चंस आपका नहीं बना है लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो फिर वो हम एट लास्ट डिस्कशन कर लेंगे उस पर, ठीक है। अच्छा, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो पूछा गया है गेट 2022 एग्जाम में। इट सेज कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है उस समय पर कौन सा वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन BCS टाइप सुपर कंडक्टर्स। देखो, BCS थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। BCS थ्योरी सुपर कंडक्टर्स में लास्ट में हम लोग BCS थ्योरी स्टडी करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं, जैसे यहां पर हम टेम्परेचर 0 केल्विन लेंगे, हेयर सम क्रिटिकल टेम्परेचर, और यहां पर अबाउ T ग्रेटर देन TC, जिसमें हमारा नॉर्मल स्टेट जो है वो रहेगा, ठीक है। अब अगर इस स्टेट में बात करें हम, यानी टेम्परेचर लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब वीकली अट्रैक्शन होगी उनके बीच में, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स वीकली अट्रैक्ट, और ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ये जो भी इंटरेक्शन हो रही है, दिस इज बाय द एक्सचेंज ऑफ द फोनॉन्स। तो फोनॉन्स का एक्सचेंज भी होगा इस इंटरेक्शन के दौरान, ओके। और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर हमारे पास है, जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है कूपर पेयर्स। इनको बोलते हैं कूपर पेयर्स। सो कूपर पेयर्स कब फॉर्म होते हैं? तो कूपर पेयर्स फॉर्म होते हैं जब टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर बात की जाएगी, ओके। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो इस समय पर जो पेयरिंग है वो कंप्लीट है, या आप कह सकते हैं कि पेयरिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पेयरिंग इज कंप्लीट, यानी इस केस में जो एनर्जी गैप होगा, ये एनर्जी गैप किसके बीच का है? एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, जैसे मान लो हमारे पास फेर्मी गैस है, तो फेर्मी गैस में नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स का एक अलग एनर्जी होगा। अगर हम यहां पर BCS टाइप सुपर कंडक्टर्स की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है बाउंड स्टेट में या पेयरिंग स्टेट में, तो क्योंकि ये पेयर्ड है तो इनकी एनर्जी अलग होगी, फ्री थे तो एनर्जी अलग थी। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं EG, दैट इज डिनोटेड एज एनर्जी गैप, जिसकी वैल्यू होती है 2 डेल्टा, जहां डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा हाफ एनर्जी विड्थ। हाफ एनर्जी विड्थ को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 3.5 kBTC। क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, एंड द वैल्यू इज 3.5 kBTC, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो ये जो एनर्जी गैप है किसके बीच में है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उस समय पर बात चल रही है, और दूसरी बात कब चलेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयरिंग करेंगे, तो क्योंकि वो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होगा, सो दैट एनर्जी डिफरेंस इज डिनोटेड बाय एनर्जी गैप EG, जिसकी वैल्यू है इतनी, ओके। यहां पर पेयरिंग कंप्लीट होगी, और जब टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर के, उस समय पर पेयरिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पेयरिंग कंप्लीटली क्या हो जाएगी? हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर पेयरिंग हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गई है, इसका मतलब एनर्जी गैप हमारा क्या हो गया? 0 के इक्वल। और यहां पर क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। एनर्जी गैप मैक्सिमम एट टेम्परेचर 0 केल्विन, और यहां पर एनर्जी गैप कितना है हमारे पास? 0, जब क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ओके। तो हम तो बात करेंगे टेम्परेचर लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिकॉज वही हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कूपर पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये कूपर पेयर्स जो फॉर्म होंगे, इनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका मोमेंटम और स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इनका मोमेंटम और स्पिन क्या होता है? अपोजिट होता है, और इस इंटरेक्शन के दौरान फोनॉन्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यह बात आपने ध्यान रखनी है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो फेर्मी
ठीक है, फेर्मी गैस के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये ग्राफ हम बना भी चुके हैं पहले फेर्मी गैस के लिए, मेटल्स के लिए। ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से नजर आता है। किस टाइम पर? जब टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। बताया था ना, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि हमारे पास इस टाइप का ग्राफ जो है बनता है, और ये एक हेविसाइड स्टेप फंक्शन है। टेम्परेचर 0 केल्विन पर इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। P ऑफ E की जगह पर आप F ऑफ E से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय फेर्मी फंक्शन। ओके, तो यहां पर हमारे पास एनर्जी है, एंड दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय E इज इक्वल टू EF, फेर्मी एनर्जी। सो जो टेम्परेचर हमारे पास है कि जब 0 केल्विन होगा तो फेर्मी एनर्जी से बिलो जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? ऑक्युपाइड होती हैं। तो इस बारे में हम डिस्कशन पहले भी कर चुके थे। और अबाउट द फेर्मी एनर्जी ऑल द स्टेट्स आर अनऑक्युपाइड और वैकेंट। ओके, तो ये हमारे पास है फेर्मी गैस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट में टेम्परेचर 0 केल्विन के केस में इस प्रकार का हमारा जो है ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर सुपर कंडक्टर्स के केस में, तो सुपर कंडक्टर्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस एनर्जी का ग्राफ किस प्रकार से होगा ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ग्राफ होता है इस टाइप से, देखो ये वैल्यू 1 की इक्वल है, यहां पर भी 1 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाकर के और ये जाएगा ऐसे। दिस इज द ग्राफ। ओके, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, दिस डिफरेंस, यहां पर कहीं आपका फेर्मी लेवल होगा, हुज एनर्जी इज EF, और ये जो एनर्जी गैप आप देख रहे हैं, दिस एनर्जी गैप, इट इज डिनोटेड बाय EG। द वैल्यू इज ऑब्वियसली 2 डेल्टा। ओके, यहां पर हमारे पास डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा हाफ एनर्जी विड्थ को। ओके, सो EG का ये वैल्यू हमारे पास रहेगा, और ये डिफरेंस आपको यहां पर नजर आएगा बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्योंकि जैसे यहां पर हमारे पास वैलेंस बैंड है, आगे हमारे पास कंडक्शन बैंड है, दिस इज द फेर्मी लेवल। ओके, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि बिलो द फेर्मी लेवल ऑल स्टेट्स आर ऑक्युपाइड, मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं और आउटसाइड हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं तो ग्राफ आपका थोड़ा सा शिफ्ट होगा, मतलब ये समथिंग कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ नजर आने वाला है जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से ऊपर आप जाओगे। तो यहां पर क्या है, सेम कहानी है, बट देयर इज सम एनर्जी गैप, क्योंकि यहां एनर्जी गैप नहीं था, इस केस में एनर्जी गैप है। और एनर्जी गैप क्यों है, इसका रीजन मैंने यहां पर बता दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस ऑफ EG। ओके, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट से लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कूपर पेयर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और कूपर पेयर्स को, यानी पेयरिंग को, जो कूपर पेयर्स मतलब पेयरिंग को, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को अगर आपने यहां से डिस्ट्रॉय करना है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी, एंड दैट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप EG। ओके, तो यहां EG आपको डिनोट करना चाहिए और इनके बीच में यहां पर फेर्मी लेवल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आया। एक चीज और है इसमें, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ना, हो सकता है आपका आने वाले एग्जाम्स में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ग्राफ भी पूछ ले, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेटल्स के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, एक्चुअली दिस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ E फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम, 3D केस में। ठीक है ना, सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी प्रोपोर्शनल टू k² होता है, द वैल्यू ऑफ S इज 2 फ्रॉम दिस डिस्पर्जन रिलेशन एंड द डायमेंशन इज 3। सो देयरफॉर यहां डेंसिटी ऑफ स्टेट्स प्रोपोर्शन होता है e टू द पावर d/s माइनस का 1। कितना आ गया यहां से, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1, दैट इज हाफ। ठीक है, ये मेटल्स के केस, मतलब फेर्मी गैस के केस में। जब हम बात करेंगे BCS ग्राउंड स्टेट की, तो BCS ग्राउंड स्टेट में आपका ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस एनर्जी कर्व है, ये कर्व में एनर्जी गैप आपको अगेन शो होगा कुछ इस टाइप से, ये आपको इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, दिस गैप इज EG। ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ D ऑफ E वर्सेस E। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस एनर्जी, यानी ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट्स जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड हैं। ठीक है, तो उनको ये डिनोट करता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब कितनी स्टेट्स हमारे पास हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड हैं। ओके, और पर यूनिट टोटल कितनी स्टेट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो टोटल स्टेट्स अवेलेबल जो कि डिनोमिनेटर में रखेंगे, और न्यूमरेटर में हम रखते हैं कि कितनी स्टेट्स हमारे पास ऑक्युपाइड है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इस चीज को डिनोट करता है, और ये डिफरेंस हमारा EG के इक्वल होगा, द वैल्यू इज 2 डेल्टा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है। ये ग्राफ भी आपसे कभी आगे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, ये ग्राफ आपका पूछा जा चुका है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 में पूछा गया था एंड इट सेज कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एक टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए कितना होता है। आपको पता है दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, एक टाइप 1 जिनको हम बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं टाइप 2 जिनको हम बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स। अब इनको हार्ड क्यों बोला जाता है इस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। देखो टाइप 1 में और टाइप 2 में एक ही चीज को लेकर के डिफरेंस है और वो ये है कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट करते हैं मेसनर इफेक्ट को, ठीक है। तो मेसनर इफेक्ट को ये ओबे करते हैं, ठीक है, मेसनर इफेक्ट ओबेड, ठीक है, दे ऑलवेज ओबे दिस इफेक्ट, ओके। और ये मेरे पास में ये भी इस इफेक्ट को ओबे करते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, जब हमारे पास फील्ड लेस देन HC1 होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देयर आर टू क्रिटिकल फील्ड्स हियर, HC1 एंड HC2। सो जब हमारा H का वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन द क्रिटिकल फील्ड 1, तब हमारे पास में मेसनर इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। तो यहां पर जो मेसनर इफेक्ट होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास में एक सुपर कंडक्टर है, दिस इज ए सुपर कंडक्टर। जब टेम्परेचर ग्रेटर देन TC है, यानी ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट में है, उस समय पर अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी। तो ये कब होता है, जब नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा सुपर कंडक्टर। तो नॉर्मल स्टेट में जो भी फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से पास होती हैं, लेकिन जब इसे कूल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कूल करेंगे मतलब टेम्परेचर जब TC से कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कंडीशन भी फुलफिल होने चाहिए। इतना ही नहीं कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया टेम्परेचर को, इसके साथ साथ H का वैल्यू HC से कम होना चाहिए, दिस इज नॉन एज क्रिटिकल फील्ड। J का वैल्यू लेस देन JC होना चाहिए, क्रिटिकल करंट डेंसिटी। I का वैल्यू लेस देन IC होना चाहिए, जो कि कॉल्ड क्रिटिकल करंट। ये क्या चीजें हैं, देखो क्रिटिकल फील्ड, क्रिटिकल करंट डेंसिटी, क्रिटिकल करंट, वो मिनिमम वैल्यूज हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं किसी सुपर कंडक्टर्स पे, सच दैट कि उसने अपनी सुपर कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, ठीक है। तो जिस क्रिटिकल फील्ड पर, जिस क्रिटिकल करंट पर, जिस क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह सब हो रहा हो कि किसी सुपर कंडक्टर ने अपनी सुपर कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी को ही लूज कर दिया, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल ये सारे पैरामीटर्स हैं, ओके। ऐसे केस में क्या होगा, अब जो सुपर कंडक्टर है जो कि हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इन दैट केस इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये मैग्नेटिक लाइंस अब इस प्रकार से जाएंगी, ठीक है, ये जाएंगी कुछ इस प्रकार से। So there goes like this, okay. So basically inside the magnetic field is 0. Inside magnetic field आपका कितना है, 0 है। इसका मतलब these are called perfect diamagnets. Perfect diamagnets होते हैं, perfect diamagnets। और perfect diamagnets मतलब susceptibility का वैल्यू हो जाएगा -1। नेगेटिव और स्मॉल वैल्यूज तो होती है, बट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल, यानी कि M/H का वैल्यू कितना होगा, -1 के इक्वल। अच्छा, MH का ग्राफ भी आप बना सकते हैं यहां पे। तो MH का ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से, दिस इज M, दिस इज H, और ग्राफ लुक्स लाइक दिस, ओके। दिस इज अवर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहां हमारे पास है सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड आउटसाइड दिस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस सुपर कंडक्टर बिहेव्स द नॉर्मल स्टेट, इट इज इन द नॉर्मल स्टेट, ओके। ये नॉर्मल स्टेट है। तो क्योंकि काई का वैल्यू हमारे पास होता है, ठीक है, 1 + काई इज इक्वल टू μr, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल्स वाले चैप्टर में जरूर स्टडी किया होगा इसको। सो 1 + काई इज इक्वल टू μr, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसका वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स के लिए। तो काई का वैल्यू क्योंकि -1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो μr का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा। अच्छा, टाइप 2 जो है ना, वो सुपर कंडक्टर्स में जो ग्राफ बनेगा MH का, वो समथिंग कुछ इस टाइप से बनता है। देखो ये हमारे पास M है, दिस इज H। तो ग्राफ हमारा पहले ऐसे बन रहा था, इट गोज लाइक दिस, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर आपका ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो दिस इज योर HC1, क्रिटिकल फील्ड 1, एंड दिस इज योर HC2, क्रिटिकल फील्ड 2, ओके, एंड दिस इज योर HC। यहां पर H आपका चल रहा है, दिस इज 0, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिंग स्टेट,
जिसमें हमारे पास मेसनर इफेक्ट को ओबे करेंगे ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। टाइप 1 का तो सिंपल एग्जांपल आप समझते हैं, मरकरी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू आप याद रखिएगा 4.2 केल्विन होता है। ठीक है, ये ओन्स का एक्सपेरिमेंट था, उसमें ये चीजें साफ साफ आई थी और कुछ ग्राफ्स भी बनते हैं, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आगे आने वाला है। ठीक है, तो वो ग्राफ्स मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से ग्राफ बनते हैं, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ, एटसेट्रा। ओके, सो यहां पर हमारे पास है सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस इज अ नॉर्मल स्टेट। ये जो आप बीच का पार्ट देख रहे हैं ना, दिस इज द पार्ट। ठीक है, HC1 से लेकर के HC2 तक ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट कहलाता है मिक्स्ड स्टेट। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड स्टेट। और जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन को बोला जाता है वॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वॉर्टेक्स। ओके, तो क्योंकि इन दोनों में आप अगर कंपैरिजन करेंगे ना, इन दोनों सुपर कंडक्टर्स में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल स्टेट में क्रिटिकल फील्ड HC2 के बराबर हमारे पास या उससे ज्यादा फील्ड मौजूद होनी चाहिए अगर आप इस सुपर कंडक्टर को नॉर्मल स्टेट में लाना चाहते हैं तो। और यहां पर कितना होना चाहिए मिनिमम फील्ड? HC के इक्वल। दिस इज एक्चुअली HC। ठीक है ना, ये HC के बराबर है। और आप ये बताइए मुझे, HC का वैल्यू ज्यादा है कि HC2 का वैल्यू ज्यादा है? मतलब किस में आपको ज्यादा फील्ड की रिक्वायरमेंट है सच दैट कि दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स बेसिकली अपनी सुपर कंडक्टिंग वाली प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर दें? तो बताइए HC का वैल्यू ज्यादा है कि HC2 का वैल्यू ज्यादा है? HC2 का वैल्यू ज्यादा है। तो क्योंकि यहां ज्यादा फील्ड चाहिए इसीलिए इसको बोला जाता है हार्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, हार्ड सुपर कंडक्टर्स। ओके, तो यहां सुपर कंडक्टिंग स्टेट इतने में जहां मेसनर इफेक्ट ओबे हो रहा है, इसके आगे ये मिक्स्ड स्टेट है जिसको रीजन को बोलते हैं वॉर्टेक्स, और यहां हमारे पास नॉर्मल स्टेट। ठीक है, एंड जब H का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन HC2 होगा तो इस केस में नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर, और जब H का वैल्यू लेस देन HC1 होगा तो हमारे पास मेसनर इफेक्ट को वो ओबे करेगा, मेसनर इफेक्ट को ओबे करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज पूछी गई थी, इसलिए यहां पर म्यू आर का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, बट ये मुझे एक्स्ट्रा में आपको बताना पड़ा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 में पूछा गया था, जिसमें कहा गया कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर है जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.7 केल्विन। सो क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है 4.7 केल्विन। ओके, एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 के इक्वल। आगे कहता है कि जब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला के इक्वल होगा जब टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। सो बेसिकली क्रिटिकल फील्ड टेम्परेचर 0 केल्विन पर गिवन है एंड द वैल्यू इज 0.3 टेस्ला। फिर कहता है कि क्रिटिकल फील्ड जो है वो हमारे पास कितना होगा इन टेस्ला, आपने बताना है जब टेम्परेचर कितना है? 2 केल्विन के इक्वल। सो टेम्परेचर इज 2 केल्विन एंड क्रिटिकल फील्ड एट दिस टेम्परेचर 2 केल्विन यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो क्रिटिकल फील्ड क्या होता है ये अभी हमने बताया इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, कि एक ऐसा मिनिमम फील्ड जो आप अप्लाई करेंगे किसी सुपर कंडक्टर पर सच दैट इट विल डिस्ट्रॉय इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है HC एट एनी टेम्परेचर T इज गिवन एज HC ऑफ 0 एंड 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा HC ऑफ T डिवाइडेड बाय HC ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 माइनस में T अपॉन TC का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपने यहां पे ग्राफ अगर बनाना हो तो ग्राफ हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, पैराबोला होना चाहिए। सो ग्राफ विल लुक लाइक द पैराबोला। सो दिस इज HC एट एनी टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 0 एंड T अपॉन TC। ठीक है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? यहां पर ग्राफ दिखेगा कुछ इस टाइप से, देखो ये पैराबोलिक होगा। ठीक है, दिस इज द पैराबोलिक ग्राफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, दिस इज द वैल्यू 1। ओके, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा? 1 के इक्वल। मतलब जब T बाई TC का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, यानी T जब TC के इक्वल होगा तो HC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, जो कि आप यहां देख भी सकते हैं। तो जब T इज इक्वल टू TC हो जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो HC कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब T बाई TC का वैल्यू 0 हो रहा है उस समय पर HC अपॉन T अपॉन HC बाई 0 ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है। सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। सो हियर इट इज 1, हियर इट इज 1। ठीक है, ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर का ग्राफ है। अगर ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर होता तो इसमें 2 क्रिटिकल फील्ड होता तो आपका ग्राफ बनता कुछ इस टाइप से। ठीक है, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यहां हमारे पास है सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस इज योर नॉर्मल स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड दिस इज योर नॉर्मल स्टेट। क्लियर है? देखो सारा डाटा गिवन है आपको, यहां पर जस्ट आपने वैल्यूज पुट करना है। HC ऑफ 0 ये रहा आपके पास गिवन है, क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर 2 केल्विन यहां पर भी आपको गिवन है। जस्ट इसकी वैल्यू आप यहां से सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स में बनते हैं कुछ ग्राफ्स। वो ग्राफ अब आपके स्पेसिफिक हीट का हो सकता है वर्सेस टेम्परेचर, या फिर एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, लेटेंट हीट, ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये ग्राफ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल गेट 2018 में पूछा गया था, जिसमें कहा गया रो, कापा, सी, वाई और काई डिनोट कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज में आपको शार्प चेंज देखने को मिलेगा एट अ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर शार्प चेंज इनमें से किन क्वांटिटीज में देखने को मिलने वाला है, ये आप तभी बता पाएंगे जब इनका ग्राफ्स आपको आता हो। और ये सारे ग्राफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, जब उन्होंने सुपर कंडक्टर्स वाला चैप्टर स्टडी किया होगा, तो सबसे पहले ही ओन्स का एक्सपेरिमेंट आता है जो परफॉर्म किया गया था मरकरी पे। और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि रेजिस्टिविटी में शार्पली जो है एकदम से चेंज देखने को मिला, सडनली जीरो वैल्यू उसकी देखने को मिलती है जैसे जैसे टेम्परेचर को कूल किया जा रहा था, जब टेम्परेचर एग्जैक्टली आपका 4.2 केल्विन से बिलो हो गया। ठीक है, तो 4.2 केल्विन बताया गया कि हमारे पास मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ग्राफ मैं बना देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे इस ग्राफ को। ठीक है, सो रो वर्सेस टेम्परेचर। बेसिकली अगर नॉर्मल मेटल की बात चल रही होती है ना, तो ग्राफ आपका दिखता इस टाइप से, लेकिन अभी आपका ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा। अभी ग्राफ होगा ऐसा, देखो यहां जीरो, कब तक, क्रिटिकल टेम्परेचर तक, एंड देन सडनली यहां पर ऐसा ग्राफ, एंड देन इट विल फॉलो लाइक दिस। ये ग्राफ होने वाला है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल मेटल, और ये आपका है सुपर कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें वेरिएशन और बता देता हूं मैं। देखो यहां पर टेम्परेचर जब लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टिविटी कितना हो गया, जीरो के इक्वल। यहां मेटल के केस में रेजिस्टिविटी वेरी करता है प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। ठीक है, और जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव जाते हैं तो यहां पर सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और सिमिलर वे में जो हमारे पास नॉर्मल मेटल है, इस नॉर्मल मेटल के केस में भी क्या होता है कि रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर टी पर। ठीक है ना, जब हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन डी बाई टेम्परेचर थीटा डी होगा उस समय पर। तो क्योंकि आपको एक शार्प चेंज देखने को मिल रहा है, एकदम सडनली जो है क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी का वैल्यू आफ्टर दैट, जब जैसे आप कूल कर रहे थे उसको, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर को, तो रेजिस्टिविटी में अब्रप्टली चेंज जो देखने को मिल रहा है वो शार्प चेंज है। सो देयर विल बी ए शार्प चेंज, देयर विल बी ए शार्प चेंज। ठीक है, एक एक चीज हम स्टडी करेंगे बहुत ध्यान से। देखो रो में क्योंकि शार्प चेंज देखने को मिल रहा है ना, तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें रो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में जब सभी ग्राफ्स भी अगर आपको याद नहीं होते हैं तो एलिमिनेशन ही मेथड हमारे पास बचता है सिर्फ। तो एक एक करके हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ फॉर ए सुपर कंडक्टर। तो ये आता है आपका रिलेशन Cn माइनस CS इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का यहां पर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, माइनस HC एंड DHC अपॉन DT का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशन आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एट द नॉर्मल स्टेट माइनस स्पेसिफिक हीट एट द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और डिफरेंस इतने के इक्वल होता है। ठीक है, ये इतने के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर दो केस बनते हैं। सबसे पहला केस, जब हमारे पास में, क्योंकि क्रिटिकल फील्ड का वैल्यू कितना होता है, HC एट एनी टेम्परेचर T इज गिवन एज HC और टाइम 0 एंड 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें तो चाहिए DHC बाई DT, तो DHC अपॉन DT का वैल्यू हो जाएगा यहां से माइनस का 2 HC एट 0 एंड यहां से आ जाएगा T अपॉन में TC का स्क्वायर। क्लियर, ये आपके पास आ रहा है, सही है। अच्छा अभी देखिए, क्योंकि आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं यहां पे, इसका स्क्वायर कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। यहां पर वैल्यू कितनी है, HC, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड दिस इज नेगेटिव। तो बेसिकली ये कंप्लीट वैल्यू आपका लेस देन 0 आने वाला है। क्योंकि लेस देन 0 है तो इसका मतलब Cn का वैल्यू आपका CS से क्या हो गया, कम हो गया। यानी नॉर्मल स्टेट में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है बजाय सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ज्यादा है स्पेसिफिक हीट। दूसरी बात, जब टेम्परेचर होगा आपका 0, ठीक है, जब टेम्परेचर कितना होगा, 0 होगा, तो इस समय पर आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 0 होगा तो DHC बाई DT कितना हो गया, 0,
और अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक हीट है इसका वैल्यू भी कितना टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि ये RHS साइड 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब टेम्परेचर 0 होगा तो जो C का वैल्यू है वो 0 को टेंड करना चाहिए, ग्राफ में दिखना चाहिए आपको ये चीज। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर को फॉलो करने वाला है, मतलब उसको अप्रोच करेगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जब मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस समय पर HC का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव तो 0 होना ही है। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट अगेन 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास में ग्राफ में आपको दिखना चाहिए ये चीज। देखो ऐसा होगा, यहां पर 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, टेम्परेचर जब 0 होगा तो, ठीक है, एंड देन ग्राफ गोज लाइक दिस एंड सडनली इट विल बिकम 0। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल केस में आगे जाता है, देखो ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है गामा टाइम्स टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, और यहां पर होता है स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू e⁻ डेल्टा अपॉन kBT। ये डेल्टा क्या चीज है, ये हम पहले भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, डेल्टा इज डिनोटेड एज हाफ एनर्जी विड्थ, हाफ एनर्जी विड्थ से इसको हम डिनोट करते हैं। सो दिस इज द C वर्सेस टेम्परेचर कर्व एंड दिस इज द वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर। ये ग्राफ आपको नजर आने वाला है, और इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि सडनली डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एकदम अब्रप्टली चेंज हुआ है स्पेसिफिक हीट का, तो इसमें भी क्योंकि सडन चेंज है तो C आपको CV यानी स्पेसिफिक हीट आपको नजर आना चाहिए शार्प चेंज में, इसलिए यहां पर A B C हम यहां पर जज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस में स्पेसिफिक हीट गिवन है, मेंशन्ड है। अच्छा, इसमें एक चीज का आप यहां पर चेंज कर लेंगे, यहां पर ना एक्चुअल में टेम्परेचर आएगा। ठीक है, माइनस का T dHc/dt का होल स्क्वायर, ये था यहां पे। ठीक है ना, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन होता है Gn माइनस GS इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट HC स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये HC का स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट्स व्हाई Gn का वैल्यू ग्रेटर होगा GS से, यानी गिब्स फ्री एनर्जी नॉर्मल स्टेट में सुपर कंडक्टिंग स्टेट से ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है ना, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पे, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, HC का वैल्यू हमारे पास था HC एट टेम्परेचर 0 एंड 1 माइनस T/Tc का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां गिब्स फ्री एनर्जी है, यहां पर टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर 0 होगा, जब टेम्परेचर 0 होगा तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? नहीं, टेम्परेचर जब 0 रखेंगे तो HC का वैल्यू कितना है, HC ऑफ 0, तो ये वैल्यू आपको नॉन 0 मिलने वाली है, मतलब ग्राफ आपका यहां से समथिंग स्टार्ट होगा। क्लियर है? और क्योंकि Gn का वैल्यू GS से ज्यादा है तो यहां आपका Gn होगा और यहां आपका GS होगा। क्लियर है? जब टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन के इक्वल। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और जैसे आप पहुंचेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल, तो जब T का वैल्यू TC के इक्वल हो जाएगा, इन दैट केस HC विल बिकम 0, और अगर HC 0 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 0 के तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, ये दोनों ही 0 हो गया, अप्रोचेस टू 0। ओके, यहां पर आपका जो है ये इस टाइप का ग्राफ नजर आने वाला है गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का, बिकॉज यहां कोई भी सडन चेंज नहीं है, सो ये आपका ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, और वैसे भी क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा कि गिब्स फ्री एनर्जी को हमने चेक करना है, सो देयर इज नो शार्प चेंज हियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर जो है एंट्रोपी की। ठीक है, एंट्रोपी में होता है रिलेशन Sn माइनस SS। ठीक है, एंट्रोपी एट द नॉर्मल स्टेट, एंट्रोपी एट द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, द वैल्यू इज, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास होती है बेसिकली माइनस का HC एंड DHC अपॉन में DT, ये वैल्यू होती है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो ये नेगेटिव है, HC तो हमारे पास पॉजिटिव होता है क्रिटिकल फील्ड, तो ये पॉजिटिव होगा। अब DHC अपॉन DT नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये रिलेशन है ना, तो यहां से DHC अपॉन DT का वैल्यू कितना आ रहा है, डेरिवेटिव लीजिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस क्वांटिटी का, तो हमारे पास होगा माइनस का 2 HC एट 0 एंड T अपॉन में TC का स्क्वायर, विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास लेस देन 0। अच्छा, ये टोटल ओवरऑल क्वांटिटी कितनी हो गई, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज दैट कि Sn माइनस SS का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इस दैट कि Sn का वैल्यू हमारे पास SS से ज्यादा है। तो नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा होगी सुपर कंडक्टिंग स्टेट से। ठीक है, अब आपको किस प्रकार का ग्राफ नजर आने वाला है वो आपको यहां से पता चलेगा। देखो जब टेम्परेचर 0 होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर कितना होगा, 0 होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है DHC अपॉन DT ये 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, DHC अपॉन DT 0 हो गया क्योंकि टेम्परेचर 0 है। ठीक है, तो इसलिए आपका एंट्रोपी 0 से स्टार्ट होगा।
तो एंट्रोपी कर्व आपका 0 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। जिस समय पर टेम्परेचर टीसी को अप्रोच करेगा उस समय पर क्रिटिकल फील्ड 0 हो जाएगा। यहां देखो ना, T इज इक्वल टू टीसी, तो HC का वैल्यू 0, तो यहां से ये एंट्रोपी 0, ठीक है। तो ये एंट्रोपी आपका हो जाएगा 0। तो स्टार्टिंग में आपका इंक्रीज करेगा एंड देन सडनली डिक्रीमेंट, और यहां पर होगा आपका नॉर्मल स्टेट, ठीक है। क्योंकि Sn का वैल्यू हमारे पास Ss से ज्यादा था, इसलिए ऊपर गया ग्राफ, ठीक है। तो ये था हमारे पास SS सुपर कंडक्टिंग स्टेट, दिस इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। और सडन चेंज यहां देखने को मिला है, सडन ड्रॉप यहां देखने को मिला है, इसलिए अगेन यहां सडन चेंज देखने को मिलेगा। बट क्योंकि एंट्रोपी भी इसमें अंदर गिवन नहीं है, इसलिए इस केस में शार्प चेंज की कोई बात नहीं की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम नहीं देखेंगे। बाकी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है -1 के इक्वल। कब? जब टेम्परेचर होगा लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि उस समय पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, सुपर कंडक्टर्स में टाइप 1 वाले मैसनर इफेक्ट को ओबे कर रहे होंगे, और मैसनर इफेक्ट अगर ओबे कर रहे होंगे, इसका मतलब काई का वैल्यू एग्जैक्ट कितना होगा? -1 के इक्वल, ठीक है। तो ग्राफ कैसा नजर आएगा? ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से। सपोज दिस इज -1, दिस इज ससेप्टिबिलिटी एंड दिस इज टेम्परेचर। तो ग्राफ होगा आपका ऐसा, एंड देन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करेगा वैसे ही काई का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में बहुत लार्ज वैल्यू नहीं जाएगी, पॉजिटिव में स्मॉल वैल्यू पर ही रह जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ आपका शो होगा कुछ इस टाइप से, इट गोज लाइक दिस एंड देन इट विल गो लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ससेप्टिबिलिटी में आपको एकदम से शार्प चेंज देखने को मिल रहा है ना, नेगेटिव वैल्यू था, उसके बाद एकदम से पॉजिटिव हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर पर, इसलिए देयर इज ए शार्प चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्राफ, ओके। तो यहां पर हमारे पास जो बी और सी ऑप्शन है उनमें से राइट होना चाहिए। डी तो हम बहुत पहले नेग्लेक्ट कर चुके थे, अब ए ऑप्शन भी आपका नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि उसके अंदर काई प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन में से आपका आना चाहिए। अब इन दोनों में से देख लेते हैं, ठीक है, कि बी आएगा या फिर सी आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कापा के ग्राफ पे, यानी कापा मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी का ग्राफ कैसे बनेगा। सो बेसिकली क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसकी बात चल रही है यहां पे। मुझे बात बताइए, जब नॉर्मल स्टेट होगी तो नॉर्मल स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्रीली वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रीली मूव करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन के अंदर, तो इसलिए कापा का वैल्यू नॉर्मल स्टेट में ज्यादा होगा। लेकिन जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात चलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कूपर पेयर्स विल बी फॉर्म्ड। तो क्योंकि इन्होंने पेयरिंग में पार्टिसिपेशन ले लिया है, इसलिए इनको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी विच इज ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, दैट इज ग्रेटर देन 3.5 kBTC, ठीक है। सो दैट कि हमारे पास कूपर पेयर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर ये सभी के सभी कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। बट क्योंकि आपको एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ रही है, पहले यहां पर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे कूपर पेयर फॉर्म किए हुए थे, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, इसलिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कापा की वैल्यू हमारे पास लो होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, कापा यानी थर्मल कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो ग्राफ आपका नजर आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा नजर आएगा आपको ग्राफ। और यहां पर होगा आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, और Kn का वैल्यू ज्यादा है तो ये दिस इज Kn एंड दिस इज योर Ks, ठीक है। नॉर्मल स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, क्लियर है। तो क्योंकि कापा में आपको कोई सडन चेंज देखने को मिला क्या क्रिटिकल टेम्परेचर पे? नहीं, यहां पर तो हमें कोई सडन चेंज देखने को नहीं मिला, इसलिए कापा आपका इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब देखें तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी में कापा इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट बनता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास लेफ्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ और बनता है इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट का, वो भी आप ध्यान रखिएगा। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट मतलब कि कितना हीट आपको रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अब देखो ये आपको देना भी पड़ सकता है और ये आपको लेना भी हो सकता है, सच दैट कि स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट में चेंज लाने के लिए जितना एनर्जी हमारे पास सप्लाई करना पड़ेगा या जितनी एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और उसके हिसाब से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट का वैल्यू कितना होगा? तो L का वैल्यू होता है dq एंड द वैल्यू इज T ds। सो बेसिकली T इंटू Sn माइनस SS, और Sn माइनस SS का जो ग्राफ आपने देखा था, ठीक है, समथिंग वैसा ही आएगा, बस यहां टेम्परेचर से मल्टीप्लाइड है। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा नजर आने वाला है। देखो दिस इज लेटेंट हीट वर्सेस टेम्परेचर, तो यहां 0 आएगा,
क्योंकि एंट्रोपी जीरो आ रहा था ना जब टेम्परेचर जीरो था, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी एंट्रोपी जीरो था, तो यहां लेटेंट हीट भी जीरो आएगा। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यहीं पर ही एंड होगा, तो ग्राफ गोज लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आपको नजर आने वाला है। दिस इज द ग्राफ। क्लियर है? तो एकदम से सडन चेंज देखने को मिलेगा, आप चाहो तो ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, बट ये ग्राफ जितने मैंने बना रखे हैं ये सारे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गेट 2016, इट सेज कि एक सॉलिड मटेरियल है एंड इट इज फाउंड टू हैव ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द वैल्यू इज काई इज इक्वल टू सी। आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो काई का वैल्यू हमें दे रखा है सी के इक्वल। ठीक है, तो सी की कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे सबसे पहले ए ऑप्शन में दे रखा है कि अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव होता है इन दैट केस द मटेरियल इज डायामैग्नेट। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायामैग्नेट के लिए तो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया इनकरेक्ट, नहीं डायामैग्नेट नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में कहता है कि अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक। देखो पहली बात तो फेरोमैग्नेटिक के केस में जो काई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता ही नहीं है। ठीक है, काई का वैल्यू हमारे पास होता है सी अपॉन में टी माइनस टी से। जब टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो हमारे पास जो मटेरियल है इट इज फेरोमैग्नेटिक, और जब टेम्परेचर आपका अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर है इन दैट केस इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो यहां अगर टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर होगा देन इट इज फेरोमैग्नेटिक, एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर सी का वैल्यू पॉजिटिव है सो टी माइनस टी सी इज एक्चुअली लेस देन जीरो, सो काई इज नेगेटिव। ठीक है ना, काई कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सो सी पॉजिटिव, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है अगर सी का वैल्यू नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो मटेरियल कुड बी, है ना, हो सकता है टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स मेसनर इफेक्ट को ओबे करते हैं, और मेसनर इफेक्ट को ओबे करने का मतलब हो गया कि दीज टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेट्स। सो काई का वैल्यू हो जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, काई का वैल्यू कितना हो गया? -1 के इक्वल। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव में वैल्यू आपको मिल रहा है, सो इट कुड बी ए टाइप 1 सुपर कंडक्टर। वो डायमैग्नेट भी हो सकता है, बट कुड भी बोला है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट, बिकॉज टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए सी का वैल्यू यानी काई का वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन है गेट 2015 का, जिसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी फॉर ए सुपर कंडक्टर इन इट्स नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो बेसिकली आपको यहां पर ड्रॉ करना है ग्राफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी, यानी कि हमारे पास हो गया फेर्मी फंक्शन एफ ऑफ ई का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी। देखो एक तो बात होती है नॉर्मल स्टेट की, तो मुझे एक बात बताइए, क्या नॉर्मल स्टेट में टेम्परेचर जीरो होगा? क्या नहीं होगा, कुछ फाइनाइट टेम्परेचर होगा ना, टी ग्रेटर देन टी सी। तो ऐसे केस में जो एफ ऑफ ई का ग्राफ बनता है ई के साथ में, वो कैसा बनेगा? देखिए ये ग्राफ कब होता है एफ ऑफ ई वर्सेस ई का, जहां ये ई एफ होगा ये 1 के बराबर, ये कब होता है ग्राफ? जब टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है? ये ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से, इट गोज लाइक दिस। ओके, ये ग्राफ बनता है इस टाइप से, एफ ऑफ ई वर्सेस ई। तो नॉर्मल स्टेट में आपका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा था तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब देख लो यहां पे ऑप्शन नंबर या तो बी राइट होगा या फिर डी राइट होगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 नहीं है। अच्छा अब देखो डी नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ऐसा बोलने लग रहा है कि हमारे पास ना तो कोई एनर्जी गैप है, ठीक है, डी वाले ग्राफ को देखें तो। लेकिन अगर मैं बी वाले ग्राफ को देखूं सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो ये ग्राफ कुछ नजर आ रहा है इस टाइप से। ठीक है, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये ग्राफ ऐसा नजर आ रहा है, देखो। तो ये ग्राफ ऐसा बन सकता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर फेर्मी एनर्जी है। ओके, दिस इज द फेर्मी एनर्जी, सॉरी दिस इज द फेर्मी एनर्जी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू Eg, द वैल्यू इज 2 डेल्टा। ठीक है, अभी देखो यहां पर जो है एनर्जी EF से कम होना चाहिए, एनर्जी E जो है वो EF से कम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी आपकी रिड्यूस होती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो कूपर पेयर्स फॉर्म होंगे, और कूपर पेयर्स में एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ग्राफ जो है वो ऐसा बना रखा है, और ऐसा ग्राफ तो तभी आ सकता है ना जब टेम्परेचर कितना हो? 0 केल्विन के इक्वल एग्जैक्ट। ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपका हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
देखिए लास्ट में ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये जो फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन आपके 2-3 बार CSR नेट में पूछा जा चुका है। सबसे पहले वो आपसे HC निकलवाता है, क्रिटिकल फील्ड एट एनी टेम्परेचर T, और फिर वो पूछता है क्रिटिकल करंट या क्रिटिकल करंट डेंसिटी। बेसिकली क्रिटिकल करंट और क्रिटिकल फील्ड में ये रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल करंट मतलब कि मिनिमम करंट जो आप सप्लाई करेंगे एक सुपर कंडक्टर को सच दैट इट विल डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट ये आइसोटोपिक इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये है आपका जोसेफसन जंक्शन पर बेस्ड, यानी कि अगर आप किन्हीं दो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल को सैंडविच कर देते हैं, ठीक है ना, दो सुपर कंडक्टर्स इस टाइप से, दीज आर टू सुपर कंडक्टर्स, और यहां पर हमारे पास है इंसुलेटर, इसको आपने सैंडविच कर दिया और एक डीसी बायस से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, डीसी वोल्टेज से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक एसी वोल्टेज इस जंक्शन के अक्रॉस डेवलप हो जाएगी। और जब वो डेवलप होगी तो उस एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका ये फॉर्मूला है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2EV/h का। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपका CSR नेट में भी बना है 5 मार्क्स के अंदर। ओके, और ये हमारे पास फ्लक्स क्वांटाइजेशन। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सुपर कंडक्टिंग रिंग है और सुपर कंडक्टिंग रिंग को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर जो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सुपर कंडक्टिंग रिंग, वो क्वांटाइज्ड होता है इन यूनिट्स ऑफ H/2E। ये 2E इसलिए रखा गया क्योंकि कूपर पेयर्स जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्टिव वीक फोर्स लग रहा होता है, और दो इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम साइमल्टेनियसली एक साथ चार्ज लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो एक साथ ही करंट में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो उनके ऊपर चार्ज होगा 2E के इक्वल, और n हमारे पास कोई इंटीजर है। सो दिस इज फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ओके, और ये है आपका होमवर्क जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कीजिएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहता है इस क्वेश्चन में कि वो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए किसी फोटोन की जो हमें रिक्वायरमेंट है टू ब्रेक द कूपर पेयर्स, ठीक है, जो कि फॉर्म हुआ किसके अंदर, मरकरी में, और मरकरी का दे रखा है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन, ठीक है, लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो एक्सरेज, RF, IR, इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायलेट, ये आपने यहां पर बताना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा। हिंट है इस क्वेश्चन के लिए कि आप इसी वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उस फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बेस्ड है कि कूपर पेयर्स को अगर आपने ब्रेक करना है तो फोटोन जो आपको चाहिएगा उसकी रेंज या रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। सो होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सुपर कंडक्टर्स यहां फिनिश होता है, इससे बेस्ड PYQs हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।